बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। इससे पहले जो है वो हम लोगों ने डिज़ाइनिंग के हवाले से देखा था, डिज़ाइन पैटर्न्स देखे थे, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखे थे। तो उससे पहले हम लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग देखा था। तो अब जो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो है ये एंड तक हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगा, ठीक है। अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की बात करें या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लेट्स से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद जो है हमारे पास जो हमने बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा था वो बेसिकली एनालिसिस का पार्ट था। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है और ये पेन मेरे से थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। तो मतलब ये है, वैसे इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट जो है इसमें जो है टेस्टिंग होता है, ठीक है। और लास्ट पे जो है वो हमारे पास डिप्लॉयमेंट आता है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने एनालिसिस के अंदर जो था वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कवर किया, ठीक है। और अगर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फिर हमने 7 पेजेस देखे, प्लस स्टार्ट में हमने मॉडल्स वगैरह देखे, ठीक है। डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम लोगों ने क्या कवर किया था कि एक तो हम लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न्स देखे थे, और इसमें फिर हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन देखा था, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का। अच्छा, ये वाला जो नेक्स्ट पेज था हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का, इसको जो है हम इस कोर्स के अंदर कवर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके कवर ना करने की वजह ये है कि आप इससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारे कोर्सेज जो है वो पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोग्रामिंग, या तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, ठीक है। और या फिर इंट्रो टू प्रोग्रामिंग है हमारे पास कोर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स आ जाता है। और या फिर नेक्स्ट आप अभी वो पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज है या जिसे हम डेवलपमेंट वाला फेज कहते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे कोर्सेज के अंदर जो है वो उसको कवर किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है वो पार्ट नहीं है उस लिहाज से, ठीक है। तो इसको जो है हम लोगों ने स्किप कर दिए। अब हमने स्टार्ट किया है टेस्टिंग, ठीक है ना। तो आगे जो हमारे पास सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं वो बेसिकली टेस्टिंग के हवाले से ही हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास व्हाई डू वी टेस्टिंग, आज के जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं कि व्हाई डू वी टेस्टिंग, कि हम टेस्टिंग को करते क्यों हैं और टेस्टिंग होता क्या है और टेस्टिंग को करता कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, तो इसमें से आज का कवर नहीं करना, ठीक है। अब बस हम ये 3-4 चीज़ें जो है कि मतलब ये करेंगे, ठीक है, कवर। अच्छा, अब इसमें से क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी टेस्टिंग, ठीक है ना। तो टेस्टिंग हम करते क्यों हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो है वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद जो है उसको टेस्ट करें, ठीक है। तो उसमें कुछ हमारे पास कॉमन सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं।
ठीक है, कि जब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूजर्स हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको सॉफ्टवेयर को जो है वो टेस्ट करें और जो पॉसिबल एरर्स या मिस्टेक्स या फिर कुछ बग्स वगैरह हैं उसको हम रिमूव कर सकें, ताकि हमारा जो है प्रॉब्लम फ्री हो जाए, एरर फ्री हो जाए सॉफ्टवेयर। तो इसमें से जो पहला हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो क्या है कि इनकरेक्ट कैलकुलेशन, कि हमने फॉर एग्जांपल उससे कैलकुलेट करने के लिए कुछ कहा हुआ है और वो उसका लॉजिकल जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ऐड डिलीट कुछ इस तरीके से है, या डिस्काउंट कैलकुलेट करनी है या सैलरीज कैलकुलेट करनी है, अगर वही फंक्शन मतलब सही तरीके से नहीं हो रहा तो भी हम जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, इनकरेक्ट डेटा एडिट्स एंड इनफेक्टिव डेटा एडिट्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट और इनफेक्टिव का क्या मतलब है यहाँ पे, कि डाटा को जब हमने एडिट करना है तो फॉर एग्जांपल हमें पासवर्ड की जगह पे जो है वो या नेम की जगह पे लॉगिन वाली जो है, तो उसमें हमारे पास दो फील्ड्स बनी हुई हैं। अगर दो फील्ड्स हैं हमारे पास, लेट से एक ये फील्ड है, ठीक है, और एक ये फील्ड है, तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने पास लॉगिन इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, नेम वगैरह, ठीक है, और इसके अंदर पासवर्ड है। अब पासवर्ड जो है वो मतलब ये कहने कि मिक्सर हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हमने सिर्फ उसके आईडी मांगते हैं, ठीक है, या मतलब ऐसा फॉर्म है जहाँ पे NIC हम लोगों ने उसका नंबर देना है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि NIC जो है वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, नंबर्स होते हैं, तो इसकी वजह से डिजिट्स होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कोई कैरेक्टर्स ऐड करना शुरू कर देता है तो वो डेफिनेटली एक एरर क्रिएट आएगा। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे कोई फील्ड बनानी है नेम की, ठीक है, नेम के अंदर डेफिनेटली वो कैरेक्टर्स होते हैं, तो अगर हम वहाँ पे जो है वो नंबर्स ऐड करना शुरू कर दें नेम की जगह पे, ठीक है ना, इसके अंदर नंबर ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना, नंबर्स नहीं हो सकते, जबकि NIC के अंदर अगर हम कैरेक्टर ऐड करेंगे तो वहाँ पे एरर देगा। अगर हम नेम के अंदर जो है वो नंबर्स ऐड करेंगे तो एरर देगा, क्योंकि सिर्फ नेम के अंदर जो है वो कैरेक्टर्स आते हैं। तो इस वजह से ये कह लें कि हमारे पास जो डाटा को मतलब एंट्री हमने लेनी है, अगर उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो भी मतलब वहाँ से प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डेटा। अब जैसे कि डेटाबेस के अंदर हम बात करें तो हमारे पास अगर हमने मैच करना है, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्यूरी आई है, कोई चीज़ें हमने सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल हम सर्च कर रहे थे कि स्पेसिफिक एम्प्लॉय, ठीक है ना, तो उसकी मतलब हमने दे दिया उसका जो है वो कोई डेट ऑफ बर्थ या फिर NIC दे दिया, ठीक है ना, हम नाम से सर्च करना चाह रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास मतलब डिफरेंट जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो मतलब वो फील्ड बनी हुई है नेम के अगेंस्ट सर्च करने की, लेकिन आपने वहाँ पे NIC पासवर्ड NIC एंटर कर दिया, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो मैचिंग है वो डेफिनेटली वो ठीक नहीं हो रही, ठीक है। और फिर मर्जिंग ऑफ डेटा भी यही है कि हमारे पास अगर हमारे पास कोई ऐसी क्यूरी है जिसमें से 3-4 फील्ड से डेटा जो है मर्ज हो के हमारे पास या आना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्लॉइज की डिटेल देख रहे हैं, अगर उसका बैक एंड पे जो है लॉजिकल डिज़ाइन ही ठीक नहीं बना हुआ तो वो उन डाटा का जैसे कि उसका जो है एड्रेस भी चाहिए होगा, उसका नाम भी चाहिए होगा, इसकी एज, क्वालिफिकेशन वगैरह भी सारी चीज़ें चाहिए होंगी, तो अगर हमने उसकी क्यूरी सही नहीं लगाई हुई तो डेफिनेटली वो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत आएगा, ठीक है। अब हमारे पास डेटा सर्चेज दैट यील्ड इनकरेक्ट रिजल्ट्स। तो हमारे पास डेटा सर्च मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने बाय नेम डेटा सर्च दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उसने कोई नंबर एंटर कर दिया है जिसमें करेक्टर की जरूरत थी, लेकिन उसने नंबर एंटर कर दिया है, तो वो भी एक गलत आएगा, ठीक है। अगर बैकएंड पे ये तो यूजर इंटरफेस के लिहाज से बात हो गई ना, लेकिन अगर बैकएंड पे क्या है कि उसकी जो लॉजिक है वो उस तरीके से लगी हुई है कि NIC ही रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वो सही तरीके से काम कर सकेगा अगर आपने उसके डिजिट्स भी एंटर कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर नेम है तो नेम ही एंटर किया है तो तब वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास मतलब जो है फॉर एग्जांपल एक ऐसा रिकॉर्ड हमें चाहिए जो यूनिक हो सकता है, वो NIC के थ्रू हो सकता है ना। मतलब आपने देखा होगा कि NIC मतलब एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि हर एक बंदे का यूनिक हो सकता है, क्योंकि नेम, एज, एजुकेशन, एड्रेस वो सेम हो सकते हैं, क्योंकि एक घर के अंदर काफी ज्यादा बंदे रह रहे होंगे तो उनके भी एड्रेस हमारे पास सेम हो जाएगा, ठीक है। तो
अगर हमने नेम की बेस पे एक चीज को सर्च करने पे लगाया हुआ है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी इफेक्टिव टू सर्च दैट पर्टिकुलर, because there can be multiple names, there can be multiple persons with the same name, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इसको भी होना चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि इनकरेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा रिलेशनशिप के एंड बैक एंड पे जो है वो हमारे पास अगर डेटा रिलेशनशिप्स को ही सही मैनेज नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सैलरी की डिडक्शन करनी है या ये देखना है कि वो बंदा कितने दिन अटेंड रहा है, तो वहां पे क्या चीज रिक्वायर्ड होगा। एक तो हमारे पास डेट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एक डेट रिक्वायर्ड होगी, एक एम्प्लॉय नेम रिक्वायर्ड होगा, सॉरी एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय नेम रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे उसकी जो है वो टाइम इन, ठीक है, टाइम इन और टाइम आउट, ठीक है, टाइम इन और टाइम आउट, ताकि उसकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट की जा सके कि सैलरी जो है वो रिडक्शन करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो रिक्वायर्ड चीजें हैं ना कि अगर से ही उसको परफॉर्म लॉजिक को करना है, लेकिन उसके अंदर उसका कोई और डाटा एजुकेशन वगैरह या नेम या नंबर्स, यहाँ पर डेट टाइम इन टाइम आउट की जगह पे उसके साथ मतलब रिलेशनशिप बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली वो जो है वो उसका जो है वो प्रोसेस सही नहीं होगा। तो ये कॉमनली मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर आता है कि हमने जब क्यूरी करनी होती है तो इट माइट बी पॉसिबल कि हमारे पास वहाँ जो डेटा रिलेशनशिप्स हैं उनकी प्रोसेसिंग जो है वो ठीक ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद है कि हमारे पास इनकरेक्ट कोडिंग प्रोसेसिंग ऑफ बिजनेस रूल्स, के बिजनेस रूल्स कुछ और कह रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो बिजनेस रूल्स की जो प्रोसेसिंग है कोडिंग के थ्रू वही गलत हुई हुई है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बिजनेस रूल्स हमारे पास सही तरीके से अचीव नहीं हो रहे, तो जो है वो हमारे पास ये भी प्रॉब्लम आ सकता है सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, फिर नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे कि परफॉर्मेंस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास मतलब परफॉर्मेंस हम डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं है या वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं ये बेसिकली हमारे पास अगर सिस्टम वर्क तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर एक जो है वो उसकी परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं आ रही, कि फॉर एग्जांपल वो अवेलेबल नहीं है या फिर वो रिलायबल नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, तो इस वजह से वो ये कहना है कि हमारे पास वो नाकाफी उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है। अच्छा, नेक्स्ट उसका कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग डेटा, कि हमारे पास जो इंटरफेस पे जो डाटा आ रहा होता है, ठीक है, कोई भी डाटा हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है, अगर वही कंफ्यूज हो रहा है, जो उसको यूज करने वाला कस्टमर है या यूजर है वही उसे मिसलीड हो रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो रहा है कि जो डाटा आ रहा है उसे समझ नहीं आ रहा, या इंटरफेस ऐसे डिजाइन हुए हैं जो इतने ये कह लें कि मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, तो भी वहाँ पे मतलब ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह से भी टेस्टिंग की जाती है। इनकंसिस्टेंट प्रोसेसिंग भी है कि मतलब हमारे पास प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं लेकिन ये कि मतलब ये भी होता है कि एक दफा हमने मतलब फॉर एग्जांपल ये वाले जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हमने पिछले बैकएंड पे लॉजिक ठीक कर ली, लेकिन फिर क्या हुआ कि इसकी वजह से जो रिलेशनशिप्स इस पे डिपेंड कर रहे होंगे वो भी जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ऐसे भी मतलब उनको चीज़ों को देखने के लिए भी मतलब अगर आपने एक टेस्ट चीज़ ठीक कर ली है तो उसकी वजह से जो मेन नेक्स्ट प्रॉब्लम्स रह गए हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, तो वो प्रोसेसिंग इनकंसिस्टेंट प्रोसेसिंग आ जाएगी। तो उसको भी मतलब जो है इसके आफ्टर इफेक्ट्स चेक करने के लिए जो है वो भी हम लोगों ने देखने होंगे, ठीक है। अनरिलायबल रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस, तो इसमें भी सेम वही है कि हमारे पास अगर एक दफ़ा तो कह लें कि अगर हमारे पास ऐसा बैकअप पड़ा हुआ है जो कि ओरिजिनल से नहीं आ रहा, ठीक है, हमने ये कहते हैं ना कि रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है हम सर्वर्स बना देते हैं, उसके रेप्लिका कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक दफ़ा तो रिजल्ट किया, वो ओरिजिनल से कैलकुलेट होके उसका रिजल्ट आ गया, लेकिन अब जब दूसरी दफा हम कोई क्यूरी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट हो सकता है कि वो जो पहला रिजल्ट कैलकुलेट हुआ पड़ा हुआ था कि वो ही रिप्लाई कर दे, और वो एचओएल सर्वर के, क्योंकि एचओएल सर्वर तो डाउन है तो एचओएल सर्वर के पास वो जाए ही ना, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास अनरिलायबल रिजल्ट्स आ सकते हैं,
ठीक है ना। तो आपने रेप्लिका क्रिएट करते वक्त जो ओरिजिनल के अंदर मतलब कैपेबिलिटी है टू कैलकुलेट टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, वो उसके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। इनकरेक्ट इनएडिक्वेट इंटरफेसेस विद अदर सिस्टम्स, कि अगर एक सब सिस्टम जो है वो दूसरे सब सिस्टम के साथ, जैसे मतलब एक ये सिस्टम है, ठीक है, और एक ये सब सिस्टम है, तो ये आपस में जब बात कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जो हैं वो इंटरफेसेस उतने नहीं है जितने कि रिक्वायर्ड होते हैं या गलत हैं परफॉर्म हुआ है। अगर कोई इनमें फाइल्स हो रही हैं इन्वॉल्व, तो उनकी हैंडलिंग जो है वो अगर इनकरेक्ट हुई हो, तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबल सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हमने जो है वो टेस्टिंग करनी है, जिसमें एक तो इनकरेक्ट कैलकुलेशन आ जाता है, इनकरेक्ट डेटा एडिट्स and ineffective data edits, incorrect matching and merging of data such that yields incorrect results, incorrect processing of data relationship, incorrect coding, processing of business rules, inadequate software performance, confusing or misleading data, inconsistent processing, unreliable results or performance, incorrect or inadequate interfaces with the other system, incorrect file handling, ठीक है ना। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये पॉसिबल, ये कह लें कि कॉमनली जो है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर एरर्स अकर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेस्टिंग है वो ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको टेस्ट करें ताकि ये प्रॉब्लम फ्री हो जाए, बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म का कोई मिस्टेक ना हो, मिस्टेक फ्री हो, एरर फ्री हो, प्रॉब्लम फ्री हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग। तो अब अगर आप सोचें कि वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, वो डेवलपर है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर की जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी, ठीक है ना, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डेवलपर है, तो या फिर ये कह लें कि हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, ठीक है। तो अगर हम इस पे जरा गौर करें तो ठीक है, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेवलपर है, रिक्वायरमेंट इंजीनियर है। अब हमारे पास इनमें से कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि वो टेस्ट करेगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या टास्क होता है कि उसने तो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज करना होता है। डेवलपर ने क्या करना होता है कि उसने डेवलप करना होता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियर का ये काम होता है कि उसने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होता है। तो इसके अंदर जो है वो जो डेवलपर है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर को इससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें डेवलपर जो है वो एक बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है कि जो कि before deployment of product हमारे पास डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट फॉर द टेस्टिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम बनाई जाती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है वो टेस्टिंग टीम और इसके जो मेंबर्स होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम मेंबर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये हमारे पास STM का मतलब ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेंबर्स, ठीक है, जो उनकी जो टीम बनाई जाती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम, ठीक है, वो हमारे पास जो है उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे बल्कि हम ये लिख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम मेंबर्स, ठीक है ना, कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। एक तो हमारे पास क्या हो गया कि डेवलपर्स हैं और फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम मेंबर्स हैं, ठीक है ना, कि वो हमारे पास बेसिकली इसके लिए रहता से एक हर बड़े प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है वो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम बनाते हैं, जो कि उसके मेंबर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उसको टेस्ट कर सकें। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्टर का, कि वो किस तरीके से उसका क्या काम होता है कि क्या उसने करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि फाइंड बग्स एज अर्ली एज पॉसिबल एंड मेक श्योर दे गेट फिक्स्ड। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारे पास ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी एंड पे जाके, डेवलपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो डेवलप कर रहा है तो जल्द से जल्द कोशिश करे कि जो है वो उसको बग्स को फाइंड आउट करे और उनको जो है वो ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि वो जो है वो ठीक भी हो गई हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ फाइंड करके छोड़ देना है, उनको फिक्स भी करना है, ठीक है। हर बग के अगेंस्ट जो है उसकी फिक्सिंग को मेक श्योर करना है कि वो फिक्स हो चुकी हुई है, ठीक है। और साथ में ये है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एप्लीकेशन वेल। अब आपको एप्लीकेशन का पता होगा तो तभी जो है ना आप उसके अंदर से प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकेंगे। स्टडी द फंक्शनैलिटी इन डिटेल टू फाइंड वेयर द बग्स आर लाइकली टू अकर।
अच्छा, इसमें यह है कि आपने फंक्शनैलिटी उसकी एप्लीकेशन की इस तरीके से स्टडी करनी है, इस तरीके से डिटेल में स्टडी करनी है कि आपको पता हो कि हमारे पास बग्स की, एरर्स की, मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है कि वो कहाँ पे अकर हो सकते हैं। स्टडी द कोड टू एंश्योर दैट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड इज टेस्टेड। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये हम हर कोड को, हर लूप को देखें, हर लूप के अगेंस्ट देखें कि अगर एक लूप ने फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स चलना है तो वो 100 लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ब्रैकेट्स क्लोज होनी चाहिए तो ब्रैकेट्स का बेसिकली मेन आपने भी अभी तक जितना काम किया है तो हमारे पास ब्रैकेट्स जो हैं वो एक स्कोप डिफाइन कर रहे होते हैं लूप्स का खास तौर पे, ठीक है। तो ब्रैकेट्स का जो सही इस्तेमाल है कि वो कहाँ पे प्लेस होनी चाहिए वो इस चीज में हम लोगों ने इंश्योर करना होता है। क्रिएट टेस्ट केसेस इन सच अ वे दैट टेस्टिंग इज डन टू अनकवर द हिडन बग्स। अब टेस्टिंग इस तरीके से, उनके जो टेस्ट हैं वो आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टर की वो ऑब्जेक्टिव है, तो वो इस तरीके से टेस्ट केसेस को डेवलप करें कि हमारे पास वो हर टेस्ट केस जो है वो कुछ ना कुछ जो हिडन बग्स हैं उनको अनकवर कर सके, उनको जो है वो एक्सप्लोर कर सके, एंड आल्सो एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज यूजेबल एंड रिलायबल। कि वो इस तरीके से वो हमारे पास एक तो उसका ये काम होना चाहिए टेस्ट केस का कि वो हिडन बग्स को फाइंड आउट कर सके, और सेकेंडली ये कि अब वो साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटी भी चेक कर सकें, ठीक है ना, कि वो यूजेबल है, वो रिलायबल है सॉफ्टवेयर का। अच्छा, ये तो थी कि सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अब टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास क्या फायदे हैं, ठीक है ना, क्यों हम टेस्टिंग जो है वो करते हैं। अब इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर, कि हमने प्रोग्राम को इस तरह से एग्जीक्यूट करना है ताकि हमारे पास कोई ना कोई एरर आ सके। टू चेक इफ द सिस्टम मीट्स द रिक्वायरमेंट्स एंड बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली इन द इंटेंडेड एनवायरनमेंट, ठीक है ना, कि हम लोगों ने साथ साथ इस तरीके से भी उसको जो है वो एग्जीक्यूट करना है कि वो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स थी वो उसके ऊपर, क्योंकि हमने पहले कहा कि सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है वो उसका ये भी एम है कि वो उसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको वो सही तरीके से मतलब उसको समझ सके। जब वो समझ लेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी होंगी, तो रिक्वायरमेंट्स उसको मीट करेगा, ठीक है। और जिस रिक्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के अंदर जाके उसने डिप्लॉय होना है उसको भी वो उसके अंदर से सही एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये उसने चेक करना, टेस्टिंग के अंदर हमने चेक करना, ठीक है। टू चेक इफ द सिस्टम इज फिट फॉर पर्पस। फिट फॉर पर्पस क्या है कि हमारे पास जिस पर्पस के लिए वो एप्लीकेशन बनाई गई है उसके लिए वो काबिल इस्तेमाल भी है, उसके लिए आइडियल भी है या नहीं है, ये हमने बेसिकली टेस्टिंग के अंदर चेक करना होता। टू चेक इफ द सिस्टम डज व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू डू, कि जो है मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर लेने हैं, डिस्काउंट्स प्लेस करनी है, ऑर्डर डिलीवर करने हैं, मतलब इस तरीके से जो भी वो सिस्टम का पर्पस है वो अगर अचीव हो रहा है तो ये हमने चेक करना होता है। अच्छा, अब जब टेस्ट केस हम बनाते हैं तो गुड केस टेस्ट केस की क्या है कि इज दैट इट हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एंड एज येट अनडिस्कवर्ड एरर, ठीक है ना। तो गुड टेस्ट केसेस को इस तरह से डेवलप होना चाहिए कि वो जो है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी ना किसी अनडिस्कवर्ड हिडन जो एरर है उसको फाइंड आउट कर सके। अ गुड टेस्ट इज नॉट रिडंडेंट, ठीक है ना, तो हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं, ठीक है ना, वो हमेशा किसी ना किसी तरीके से उसको फाइंड आउट करना चाहिए कोई ना कोई एरर, ठीक है। अ गुड टेस्ट शुड नीदर बी टू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नॉट टू सिंपल। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये ना हो कि हमने 4-5 जो टेस्टिंग है, हमारे जो एम्स हैं वो हमने एक ही टेस्ट केस के अंदर घुसाए हैं, उसके इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए और ना ही इतना सिंपल होना चाहिए कि वो एक टास्क को भी कंप्लीट ना कर पा रहा हो, ठीक है, या एक टास्क को आपने 4-5 टेस्ट केसेस में डिवाइड कर दिया हो, ऐसे नहीं, एक ही जो एक प्रॉब्लम है उसका एक टेस्ट केस के अंदर उसको होना कंप्लीट होना मतलब कहने के किस्म का जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट ये बहुत दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। इसको हम वी एंड वी प्रोसेस भी कहते हैं, वी एंड वी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि वी एंड वी जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन क्या होती है, ये रिलेटेड तो है लेकिन कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। हम समटाइम्स हमसे कोई वेरिफिकेशन पूछ रहा होता है, हम उसको वैलिडेशन बताते हैं, कोई वैलिडेशन पूछ रहा होता है, हम उसको वेरिफिकेशन की डेफिनेशन बता देते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन का क्या मतलब होता है, वेरीफाई करना कि हमने जो एल्गोरिदम्स डेवलप किए हैं क्या वो ठीक है, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हुए हैं, आर द एल्गोरिदम्स कोडेड करेक्टली, the set of activities that ensure that software correctly implements a specific function or algorithm। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ऐसा सेट ऑफ एक्टिविटीज के जो इंश्योर कर सके कि सॉफ्टवेयर जो है वो जिस फंक्शन के लिए कहा गया है वो ही इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा।
ये किस तरीके से होता है कि हमारे पास इन्वॉल्व रिव्यू ए मीटिंग टू इवेलुएट डॉक्यूमेंट्स, प्लान्स, कोड, रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो इसमें प्रोसेस क्या है वेरिफिकेशन का कि हम मीटिंग्स करते हैं, रिव्यूज करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको, ठीक है, उनको इवेलुएट किया जा सके, प्लान्स जो हम बनाते हैं, कोड्स बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है, या हमारे पास जो डायग्राम्स होती हैं उनके अगेंस्ट जो है वो हर चीज हम कोड के अगेंस्ट कोड को मैप करके देख रहे होते हैं कि ये बिल्कुल ठीक मतलब इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। यूजली डन विद चेकलिस्ट। अब किस तरीके से करते हैं कि हम चेकलिस्ट चेक करते जाते हैं कि हमने चेकलिस्ट बनाई होती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ठीक हो गए हैं, प्लान्स ठीक हो गए हैं, इशू लिस्ट, वॉक थ्रूज एंड इंस्पेक्शन मीटिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है। वेरिफिकेशन का क्या मतलब है कि हमने ये चेक करना होता है कि जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो स्पेसिफिक फंक्शन और एल्गोरिथम जो कि कहा गया उसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, नेक्स्ट है वैलिडेशन। अब इसमें क्या है, डज इट मीट यूजर रिक्वायरमेंट्स, के जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स थी वो ये मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। कि एक तो जो एल्गोरिथम में फंक्शन है उसको चेक कर रहा है कि हमारे पास जो हमें समझ आया है वो ठीक है या नहीं है, वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ वैसे आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो सिंटैक्स एरर सॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है ना, कि हम लोगों ने कोड देखना है कि वो सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा। वैलिडेशन में हमने बेसिकली ये देखना होता है कि लॉजिक चेक करनी होती है, ठीक है ना, कि द सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंश्योर दैट यूजर that software has been built it is traceable to software requirements, कि वो इस तरीके से उसके इंटरफेसेस डिजाइन हुए होने चाहिए कि हर एक में जो है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर कस्टमर ने दी हुई है वो उसके अंदर हमारे पास हमें ट्रेसेबल हो, ठीक है। इन्वॉल्व एक्चुअल टेस्टिंग एंड टेक्स प्लेस आफ्टर वेरिफिकेशन आर कंप्लीटेड। ये तो इसमें ये बात है कि जब हम वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई हमें ये पता लग जाता है कि उसके अंदर जो कोड फंक्शंस हैं, एल्गोरिथम्स हैं, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उसके बाद हम वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन में बेसिकली हम यूजर रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट देखना होता है ना। तो पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि एल्गोरिथम सही तरीके से या फंक्शंस कोड सही हुए हैं, अगर हुए हैं तो फिर उसके बाद हम वैलिडेशन की स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक्चुअल टेस्टिंग होती है, टेस्ट केसेस अगेंस्ट इसके अंदर वैलिडेशन में बनाए जाते हैं, ठीक है। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कंटिन्यूज इन अ साइकिल टिल द सॉफ्टवेयर बिकम्स डिफेक्ट फ्री। तो हमारे पास डिफेक्ट फ्री, एरर फ्री, मिस्टेक फ्री जो है जब तक नहीं हो जाता तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो है ये इसका प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल फेजेस हैं वो क्या है, कि क्योंकि ये लाइफ साइकिल में एक उसका साइकिल में होता है तो उसकी क्या फेजेस हैं जाके जिसमें टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये 6 फेजेस में होता है कि रिक्वायरमेंट स्टडी है, एनालिसिस एंड प्लानिंग है, टेस्ट केस डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट क्लोजर, टेस्ट प्रोसेस एनालिसिस। जिस तरीके से हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल है, ठीक है, हमारे पास SDLC जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं एनालिसिस है, डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन, ये कोडिंग है, और फिर उसका टेस्टिंग आता है, फिर डिप्लॉयमेंट आता है। तो सेम टेस्टिंग के अंदर भी उसके कुछ ना कुछ फेजेस हैं। तो फेजेस इसके क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट्स को देखना होता है, फिर उनके लिए एनालिसिस उनको करना होता है कि हम लोगों ने टेस्टिंग कैसे करनी है, उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, स्केड्यूल्स बनाने होते हैं, फिर उसके बाद जो है उनके टेस्ट केसेस को डिजाइन और डेवलप करना होता है, फिर उनकी एग्जीक्यूशन होती है जो कि एक्चुअल एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं, फिर उसको क्लोज करना होता है, और लास्ट में हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को, जो टेस्ट प्रोसेस है, उसको एनालाइज करना होता है कि हाँ जी ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ, इसके अंदर कोई मजीद टेक्नोलॉजी वो कह लें कि इन्वॉल्व की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अच्छा जी, पहला है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट स्टडी। टेस्टिंग साइकिल स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स। ये तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट होगा SRS, उसको जो है वो हम लोगों ने स्टडी करना है और उसमें से जाके देखते जाना है। हर जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाई, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें रिक्वायरमेंट सही तरीके से समझ आई होंगी तो ही हम उसको जो है वो सही तरीके से आगे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, कि उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम टेस्ट केसेस को डिजाइन, डेवलप, फिर एग्जीक्यूट, मतलब सारी जो चीजें हैं वो हमारे पास, जिस तरह से हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि अगर हमारे पास प्रोजेक्ट का सही तरीके से हमें समझ आएगा तो कल आज जो है वो हम सही तरीके से उसको डेवलप कर पाएंगे। तो सेम इसी तरीके से है कि हमने रिक्वायरमेंट्स हमारे पास समझ आई होंगी तो तभी साइकिल जो टेस्टिंग साइकिल है वो सही तरीके से वर्क कर सकेगा।
एनालिसिस एंड प्लानिंग, इसमें क्या है, टेस्ट ऑब्जेक्टिव एंड कवरेज, कि हमारे पास एक टेस्ट अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो बेसिकली मतलब कह लें कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और वो उस प्रॉब्लम को फुली कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमारे पास इसको कवरेज उसको फुली देना चाहिए, उसके एक पार्ट को जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए, टेस्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्लानिंग भी है इसमें, क्योंकि तो हर एक टेस्ट केस के अगेंस्ट हमारे पास स्केड्यूल भी होना चाहिए कि हमने इस टेस्ट केस में कितना टाइम लगाना है, ठीक है। इसको सही करने में पहले तो टेस्ट केस इंप्लीमेंट होगा, फिर वो सही होगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स एंड मेथोडोलॉजीज की कुछ ना कुछ ऐसी मतलब होती हैं, क्या कह लें कि फॉर्म्स होती हैं जो कि हमारे पास उनके स्टैंडर्ड्स और मेथड्स होते हैं बेसिकली एनालिसिस इसके टेस्टिंग के, ठीक है ना। तो वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए एनालिसिस के फेस में कि हमने कौन से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करने हैं, कौन से हमारे मेथड्स इन्वॉल्व होंगे, कौन सी टेस्टिंग की मेथोडोलॉजी बेसिकली हमने इसमें इन्वॉल्व करके हमने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो उसको टेस्ट करना है, ठीक है। इसमें हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि एक तो टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव उसको कवर करना फुल, फिर उसका ओवरऑल स्केड्यूल बना लेते हैं। अगर कोई मेथड्स या स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं, अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने डिजाइन नहीं किया, डेवलप नहीं किया, तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या नेक्स्ट इंप्लीमेंट करना है, प्लानिंग कर रहे हैं ना। तो इस वजह से जो है स्टैंडर्ड्स और मेथड्स भी हमने देख लेते हैं, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग नेसेसरी, अगर कोई ट्रेनिंग हमारे पास रिक्वायर्ड है उसके लिए, मतलब कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसी टेक्निक है जो कि नहीं मतलब टीम उससे ओवरऑल नहीं उससे नो हाउ उसकी, तो जो है वो भी हम जो है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम है, ठीक है। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम मेंबर्स, कि हम हर एक बंदे को उसका जो है वो रोल बता देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे, और टूल्स अगर कोई यूज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने मेथोडोलॉजी स्टैंडर्ड्स की बात की है, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से टूल्स के थ्रू जो है वो हम लोग ने टेस्टिंग करनी है। टेस्ट केस डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें क्या है कि अब हम डिजाइनिंग की फेज में आ गए, हमने एक्चुअली जो है वो डिजाइन करने हैं, ठीक है ना। तो कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, टेस्ट स्पेसिफिकेशन, रिव्यू। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इसमें कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। हर एक कह लें कि प्रॉब्लम जो है उस कंपोनेंट्स की फॉर्म में आइडेंटिफाई करके फिर उसके बाद जो है हर एक को उसका स्पेसिफिकेशन लिख के और उसको डिजाइन करना होगा कंपोनेंट को, फिर उसके बाद जो है हर एक उसको ये कहना है कि हमने उसका एंड पे फिर रिव्यू भी करना है, ठीक है ना। तो इसको डिजाइन भी करना है और रिव्यू भी करना है। फिर इसमें क्या आ जाएगा कि जो कोड्स हमने नेक्स्ट पिछली फेज में लिखे थे, अब उसका कोड को रिव्यू करना है, एग्जीक्यूट करना है, इवैल्यूएशन करना है, परफॉर्मेंस एंड सिमुलेशन। तो बेसिकली इसमें जो है वो हमारे पास हमने डिजाइनिंग तो कर ली हुई है, ठीक है। अब इसमें हमने एग्जीक्यूशन करके वो हम लोग ने देखना है कि हमारे पास क्या उसमें हो रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है टेस्ट क्लोजर। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास टेस्ट क्लोजर में हमने परफॉर्म कर लिया, डिजाइन भी कर लिया, डेवलप भी कर लिया। अब क्या है कि हम लोगों ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन देनी है, ठीक है ना, टेस्ट समरी रिपोर्ट देनी है, प्रोजेक्ट डीब्रीफ और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। मतलब इसका यही पर्पस है कि हमारे पास एक टेस्ट के जैसे बनते जाएंगे, उसकी समरी बनती जाएगी, समरी बना के फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने प्रोजेक्ट का ब्रीफ ओवरव्यू दे देना है कि इस तरीके से इसमें क्या क्या हो रहा है टेस्टिंग के हवाले से, हमने क्या क्या किया है, और उसके बाद जो है वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रोजेक्ट की प्रोवाइड कर देनी है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट जो है वो जाना है डिप्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, टेस्ट प्रोसेस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि एनालाइज कर रहे होते हैं, पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने देखना होता है कि जो रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसकी बेसिस पे जो है हमने सिस्टम जो टेस्ट प्रोसेस है उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू इम्प्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस बाय इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड एडिशनल फीचर्स, कि हम लोगों ने परफॉर्मेंस उसका सारा टेस्टिंग जो है वो तो परफॉर्म कर लिया, लेकिन हो सकता है कि टेस्टिंग के दौरान हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई एडिशनल फीचर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया हो, हम लोगों ने देखा हो कि ये भी हो सकता है। तो ये नेक्स्ट अगर हम ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो उसमें मतलब इसको बेहतर तरीके से जो है वो हम कर सकेंगे, मतलब टेस्टिंग में और अच्छे तरीके से ये वाला टूल जो है या टेक्नोलॉजी है न्यू, तो मतलब ये कहना है कि ये हमें हेल्प करेगा, ये फीचर हेल्प करेगा। तो अब हम समरी देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है, हम क्यों करते हैं। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स थे जो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं 10-12, वो हमने देखे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
और व्हेन इट इज़ डन के ज़ाहिर है आपके प्रोजेक्ट का वो इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगी है तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही होगी। हु डज इट, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा कि कौन करता है कि एक तो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है, उसके मेंबर्स करते हैं, और हमारे पास डेवलपर्स जो होते हैं वो जैसे जैसे डेवलप कर रहे होते हैं तो वो उसके साथ भी उसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस देखा, फेजेस जो 6 फेजेस थे कि तो हमारे पास जो है उसको हमने ये कहना कि एनालिसिस प्लानिंग करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको देखना होता है आगे जाके, मतलब 6 इसकी फेजेस हैं। तो मतलब उसको डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, और फिर उसको डिज़ाइन और डेवलप करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है, हमने उसको एग्जीक्यूट करना होता है, क्लोजर करना होता है, ठीक है। फिर उसका एनालिसिस पूरे उस टेस्टिंग के प्रोसेस को हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई और इम्प्रूवमेंट आ सकती है नहीं आ सकती, ठीक है। अब इसमें मेन यहाँ तक जो हम लोगों ने टेस्टिंग का अभी हम लोगों ने ये देखा है कि हमारे पास टेस्टिंग होती क्या है, क्यों करते हैं, ठीक है, और इसके फेजेस क्या हैं। अब नेक्स्ट आगे हमने इसकी बेसिक टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। वैलिडेशन देखा, वेरिफिकेशन आज हमने देखा कि वेरिफिकेशन हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने एल्गोरिथम्स को देखना होता है कि आर दे वर्किंग करेक्टली और नॉट, ठीक है। वैलिडेशन में क्या होता है कि हमारे पास यूजर रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हुई है या नहीं हुई, तो ये हमने बेसिकली आज के लेक्चर में देखा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे।